फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमी टेक स्टडीज़ में। मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाएंगे और गेट में उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हैं और क्या क्या पॉइंट्स सिलेबस में नहीं दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो हम आपको वीडियोस में बताएंगे। हर सब्जेक्ट के अलग अलग शॉर्ट वीडियोस हम बनाने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है हीट ट्रांसफ़र से। तो हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र में क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है। तो हीट ट्रांसफ़र में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है कंडक्शन। टोटल जो हीट ट्रांसफ़र है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफ़र का जो पहला मोड होता है वो कितना सिलेबस में और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। कंडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम जनरली, ये तो बेसिक ही सभी पढ़ना पड़ता है। इसमें रेडिएशन, कन्वेक्शन भी आता है। ये पहला जो चैप्टर होता है हर बुक का, वो आपको ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको कंडक्शन में केवल 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन पे ही फोकस करना है। आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल भी बुक में मिलेगा, लेकिन उनको ना पढ़ते हुए सिर्फ 1 डायमेंशनल पे फोकस करना है। दूसरा, आपको स्टेडी स्टेट कंडक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं से गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेडी स्टेट कंडक्शन मीन टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र को स्टेडी स्टेट कंडक्शन। तो उस पर फोकस करना है। तो स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, इसमें स्लेब, सिलेंडर और स्फीयर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के एस्पेक्ट से, वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो स्लेब, सिलेंडर और स्फीयर हैं उनके इंसुलेशन पे अगर हम अप्लाई करें, उनके इंटरनल इंसुलेशन, उनके आउटर इंसुलेशन अगर हम अप्लाई करें तो उनकी हीट ट्रांसफ़र रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है और क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी स्फीयर की, किसी सिलेंडर की। मीन एरिया क्या होता है, लॉग मीन एरिया क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है और ये आपको बहुत ही बेसिक सी जो हर बुक है हीट ट्रांसफ़र की, उन सब में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन हम जनरली सोल्व करते हैं, लेकिन गेट में इतना टाइम नहीं होता कि आप मतलब सर्किट बना के सोल्व करो, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आता है हीट ट्रांसफ़र थ्रू फिन्स। ये सेकंड चैप्टर होता है इसका। इसमें हम शॉर्ट फिन, लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, शॉर्ट फिन, फिन विद बोथ टेम्परेचर हैविंग T1 एंड T2 टेम्परेचर। तो 3 या 4 तरह की जो फिन्स हैं, फिन की एफिशिएंसी क्या है, फिन की इफेक्टिवनेस क्या है, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। फिन की गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, उनकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनके हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन जिसमें टाइम के साथ वेरिएशन ना हो, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इससे बन सकता है, राइट। और इसमें स्फेरिकल ज्योमेट्रीज जो होती है उस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि जितने भी थर्मोकपल्स होते हैं उनके जो बीड्स होते हैं वो स्फेरिकल ही होते हैं। उसके बाद आता है हेसलर चार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लाइन आपको याद रखनी होगी, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम, अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन के अंदर लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम, उसके अलावा 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन में सबसे पहले आता है थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर, उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के से इसका रिलेशन, प्रांटल नंबर। यहाँ पे काफ़ी सारे डायमेंशनलेस पैरामीटर्स आते हैं जो सेकंड पॉइंट में दिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन पैरामीटर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें नसल्ट नंबर, प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर आते हैं, रेले नंबर, ग्रेशॉफ नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो हीट ट्रांसफ़र में आपको याद रखने होते हैं। इन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में भी, राइट। उसके अलावा फोर्स कन्वेक्शन और जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, दोनों तरह के कन्वेक्शंस होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके क्या क्या कोरिलेशंस है। कोरिलेशंस जनरली गेट में वो एग्ज़ाम में दे देता है, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स कोरिलेशंस याद करने होते हैं, और वो बेसिक्स कोरिलेशंस ऐसे होते हैं कि वो आप याद कर भी सकते हैं बहुत इजीली, और उनसे क्वेश्चंस
चांसेस है कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन आ सकता है उनसे। कोरिलेशंस जनरली गेट देता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आप उसको सेफ्टी के लिए 7-8 कोरिलेशंस होंगे, उनको आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का जो रिलेशन होता है प्रांटल नंबर, वो भी आपको याद करना होता है। आपको हर कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने की पहली कोशिश रहेगी, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर बहुत ज़रूरी होगा जहाँ पे फ्लो ऑफ एयर या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके केस में। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोरिलेशंस हमने देख ही लिया है। फ्री कन्वेक्शन और नेचुरल, जिसको नेचुरल कन्वेक्शन भी बोलते हैं, उनका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करने के लिए आपको नस्सेल्ट नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस जो होती है नस्सेल्ट नंबर की, बाउंड्री कैसे बन रही है, बाउंड्री लेयर किस तरह से फॉर्म हो रही है, वो भी आपको देखना पड़ेगा इनमें। उसके अलावा पाइप और फ्लैट प्लेट, ये दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं से जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है, और मैक्सिमम चांस में फ्लैट प्लेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जैसे गेट 2020 था तो उसमें पाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस मीन्स स्पीड से क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसके अंदर, बाउंड्री लेयर कहाँ पे जाके डिस्टोर्ट होने वाली है, कहाँ पे जाके वो टूटने वाली है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं जो आप इन किसी भी बुक में देख सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, हीट एक्सचेंजर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट का, हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट से, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एवरी ईयर, हर साल लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो LMTD और NTU दोनों ही मेथड इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों से ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों मेथड जो हैं हीट ट्रांसफ़र की परफॉर्मेंस इवेल्यूएशंस में काम आता है। इसमें आपको क्या क्या देखना है, हीट ट्रांसफ़र के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, किस तरह से कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स बनाए जाते हैं, और उसके अलावा शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर किस तरह से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किधर कौन सा फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, कौन सी ट्यूब में क्या फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो के, इम्पोर्टेंट ये है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और वो न्यूमेरिकल जो होता है वो मेनली LMTD मेथड से होता है। LMTD आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, LMTD मेथड से ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरली। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का वो है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र भी इस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्यू फैक्टर और रेडिएशन जो नेटवर्क एनालिसिस, ये दो टॉपिक से इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। उसके अलावा ब्लैक बॉडीज़ में काफ़ी फार्मूलाज होते हैं, ये जो लॉज हैं आपको जस्ट याद करने हैं, इनसे जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्यू फैक्टर्स और रेडिएशन जो नेटवर्क एनालिसिस हैं, कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी पे हीट ट्रांसफ़र कितना कैसे हो सकता है। जैसे ये 3 बॉडीज़ रखी हुई है, इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो 1 से 2 पे किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, 1 से 3 पे कैसे हो सकता है, 2 से 3 पे कैसे हो सकता है। तो इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं हीट एक्सचेंजर में। आप पिछले 5-7 साल का पैटर्न देखिए गेट एग्ज़ाम का, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होना स्टार्ट हो गए। पहले जो पैटर्न था और अभी जो पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी चेंज है।